नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉमर्स के एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में पार्ट 26 है ये। और आज जो क्वेश्चंस हैं 10 DSSSB एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल का 131 से लेकर 140 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, जिनमें से मेजर टर्म्स हैं वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओमिशन, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, कंपनसेशन पैकेज, रेफरेंस चेक एंड मॉर्टगेज एटसेट्रा। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं। ये सीरीज महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें इन सारी जो मेजर टर्म्स हैं इनका एनालिसिस किया जाता है और साथ ही साथ वो विद एग्जांपल एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि एक एमसीक्यू पे बेस्ड रहती है ये टर्म, उन्हीं को हम एनालाइज करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती है और क्लैरिटी होती है बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। महत्वपूर्ण है ये सीरीज सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, चाहे दिल्ली एसएसएसबी या एनवीएस केवीएस, इसके अलावा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में इन नीचे दिए गए फैक्टर्स में से कौन सा वो फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, जो बाहरी प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। ऑप्शंस हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर मार्केट कंडीशंस, एबिलिटी टू पे, लेबर लेजिस्लेशंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, एबिलिटी टू पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर मार्केट कंडीशन, लेबर लेजिस्लेशंस, ये सब बाहरी घटक होते हैं, बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो एक संस्था की वेज या लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करते हैं। जबकि एबिलिटी टू पे ये एक आंतरिक घटक होता है, इंटरनल फैक्टर होता है, जो संस्था की इंटरनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन था। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक संगठन, एक संस्था के उस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कहते हैं जिसमें एक संस्था अपने एम्प्लॉयज की वेज और सैलरी को एडमिनिस्टर करती है, इस्टेब्लिश करती है, प्लान करती है और उसका सिस्टम तैयार करती है। इस सिस्टम में यह ध्यान रखा जाता है कि वेज और सैलरी इस प्रकार से तय की जाए ताकि संस्था के ऊपर जो संस्था के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आए और साथ ही साथ जो एम्प्लॉई हैं वो भी सेटिस्फाई रहें। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ आंतरिक घटक हैं जो संस्था के वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करते हैं कि किस तरीके से सैलरी रखी जाए, क्या सैलरी फिक्स की जा सकती है। इसमें एक संस्था की कंपनसेशन पॉलिसी स्वयं की, एम्प्लॉयर की अफोर्डेबिलिटी, एम्प्लॉयर कितना अफोर्ड कर सकता है, वर्थ ऑफ ए जॉब, एक जॉब का कितना मूल्य है, कितना महत्वपूर्ण है, एम्प्लॉइज वर्थ, एम्प्लॉय का वर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे, साथ ही साथ जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स, ये सब आंतरिक घटक हैं। इसके साथ कुछ बाहरी घटक होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि एक संस्था की वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को या इसकी वेज और सैलरी की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। इसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की मार्केट में डिमांड और सप्लाई प्रभावित करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक कंडीशन, प्रीवेलिंग वेज लेवल, जो मार्केट में वेज का लेवल चल रहा है, सोसाइटी, समाज, गवर्नमेंट कंट्रोल, लेबर यूनियंस, लेजिस्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो व्यक्ति काम छोड़कर जा सकते हैं, कंपनसेशन सर्वे, इसके अलावा सर्वे कराए जाते हैं मार्केट में। ये सारी बातें मिलकर के प्रभाव डालती हैं और इनके अनुसार कोई संस्था अपने यहाँ पे वेज और सैलरी डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है एन एरर वेयर एन इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज बीन डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आते ही हैं, हर कॉमर्स के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे अकाउंटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। और इनमें एरर को केवल आइडेंटिफाई करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। एन एरर वेयर इन एन इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसमें कहा गया है एक ऐसी एरर जिसमें एक इनवॉइस एक सप्लायर ने, जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का सप्लायर था,
वो दिया और हैज़ बीन डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इज नोन एज, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये गलती हुई, हमने हमारे सप्लायर से कोई सामान आया, हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदा, हमारे यहाँ पे आ गया कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट। उसके बाद जैसे मान लो गीजर ही खरीद लिया ऑफिस में लगाने के लिए, तो उसको डेबिट कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को। अब ये किस तरीके की एरर है? ये एरर्स कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, लेकिन इसमें एरर के 2 क्वेश्चन है लगातार और सारी एरर क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन है पहला कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, इन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है जब अकाउंटिंग में जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, जिन्होंने एंट्री की है, यानी कि जो अकाउंट करने वाले हैं, उनको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ ज्ञान नहीं था, या अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी, उसका वायलेशन किया, तो प्रिंसिपल की एरर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कैसे हुई है प्रिंसिपल की एरर? इसमें इसलिए हुई है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो इसका मतलब ये एक एसेट है, कुछ दिन तक काम करेगा। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। गलती से इन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सामान था, इन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट। क्यों इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है इसको हमने रेवेन्यू खर्चा मान लिया, जबकि ये एक कैपिटल खर्चा है। अब इस बात को भी समझ लें, रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चे में क्या अंतर है। कैपिटल खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। जब हम ऐसे खर्चों को करते हैं तो हमारे पास एसेट का निर्माण हो जाता है। जैसे 20,000 का हमने इक्विपमेंट खरीदा तो हमारे पास एसेट बन गई। एंट्री करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डेबिट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे कैश को। कैश गया हमारे यहाँ से और एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आ गया। इसका जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं इनका इम्पैक्ट केवल बैलेंस शीट में दिखता है। कैश कम हो जाएगा बैलेंस शीट में हमारी में और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सामान्य खर्चे होते हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया होता तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट हमारा रेवेन्यू खर्चा है, और जब इसकी हम एंट्री करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। कैश चला जाएगा तो कैश तो बैलेंस शीट में घटा हुआ दिखेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक रेवेन्यू खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और इसलिए ये खर्चा होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो ये फर्क रहता है। अब इस कारण से ऐसी जो एंट्रीज होती हैं उनको हम कहते हैं, ऐसी जो एरर्स होती हैं उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एरर माना जाता है। अब ये एरर विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनमें कंफ्यूजन जो होती है बच्चों को तब होती है जब वो इसको एरर को इस तरीके से बांध लेते हैं कि जैसे डेबिट और क्रेडिट है, कि या तो चीज़ डेबिट होगी या तो चीज़ क्रेडिट होगी, और डेबिट और क्रेडिट के अलावा हो ही नहीं सकती है। तो इस केस में ऐसा नहीं है। ये कोई टाइप ऑफ एसेट के अकाउंट की तरह भी नहीं है। जैसे अकाउंट के जो टाइप है मॉडर्न, उसमें वो 5 तरीके के होते हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, या रिसिप्ट्स है, पेमेंट है, इसके अलावा हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, एरर कितने भी टाइप की हो सकती हैं। इसका कोई सेट रूल नहीं है कि इतनी ही एरर आपको माननी पड़ेंगी। कोई मतलब लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है ऐसा जो आपको कहेगा कि 4 ही हिस्सों में बांटना सारी एरर्स को। एरर डिपेंड करता है एनालाइज करने वाले पे कि वो उस एरर का क्या नाम रखता है। हालांकि फिर भी जो ज़्यादातर कॉमन, सबसे ज़्यादा प्रचलित एरर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो प्रचलित एरर्स जो हैं वो 4 या 5 तरह की डिफाइन करते हैं अकाउंटेंट्स। उनमें से एक महत्वपूर्ण एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ये एरर होती है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन वायोलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जब हम अकाउंटिंग की पॉलिसी या प्रोसीजर या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का वायोलेशन करते हुए कोई एंट्री करते हैं तो वो एरर कही जाती है प्रिंसिपल की। नेक्स्ट होती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर होती हैं कि ये याद रखना, यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर तब कहा जाएगा जब 2 एरर एक साथ हों, और वो इस तरीके से हों कि एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको खत्म कर दे। जैसे हमने महेश से सामान खरीदा 10,000 रुपये का और सुरेश को सामान बेचा 10,000 रुपये का। गलती से हमने
उल्टा कर दिया, महेश के अकाउंट से जो खरीदा था उसको सेल लिख दिया और जिससे सुरेश से हमने बेचा था उसको परचेज लिख दिया। तो ऐसा करने से दो आदमियों के नाम आपस में बदल गए और रिकॉर्डिंग जो है उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। तो कंपनसेटिंग एरर के लिए हमें दो एरर्स पे ध्यान देना। दोनों एरर ऐसी होती हैं जो एक साथ होती हैं और वो एरर्स, एक एरर दूसरी एरर के प्रभाव को खत्म कर देती है। अब नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन जो है इसका मतलब होता है एरर कमिट की गई, कमीशन कमिट से बना है। अगर कोई एरर कमिट कर देता है, कमिट करने का मतलब है अगर लापरवाही की वजह से किसी से गलती हो जाती है, जोड़ने में, घटाने में, बैलेंस करने में, इवन रिकॉर्ड करने में, गलत जगह पे लिख देना, ये सब एरर ऑफ कमीशन कही जाती हैं, एरर कमिट होना। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हालांकि ये एनसीईआरटी की बुक में क्लासिफिकेशन में नहीं आती है लेकिन इसको भी लोग बताते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसी एरर को हम तब कहेंगे जब ओरिजिनल एंट्री करते हैं उसी समय हमसे एरर हो जाए और वो आगे भी एरर, क्योंकि वो बाद में आप P&L बनाए चाहे बैलेंस शीट बनाए सभी में उसका प्रभाव हमको देखने को दिखेगा। ओरिजिनल एंट्री की एरर के हमने शुरुआत में मान लो कैश बुक में रिकॉर्ड किया, वहीं गलती हो गई, वाउचर बनाने में ही गलती हो गई। ओरिजिनल जो एंट्री की बुक्स होती हैं उनमें जर्नल एंट्री करने में शुरुआत में ही गलती कर दी, ये सब एरर कही जाती हैं ओरिजिनल एंट्री की। एक एरर और होती है एरर ऑफ ओमिशन, उसको हम अगले क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे अभी, जब कुछ छूट जाता है। अब सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है एरर ऑफ कमीशन को डिफाइन करने में। बाकी एरर की तो पहचान हो जाती है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसका कारण क्या होता है कि दरअसल इसका जो एरिया है वो काफी वास्ट है। आपने कहीं भी कमिट कर दी कोई भी एरर, अब कमिट करने का मतलब है कि आपसे वो लापरवाही की वजह से कोई गलती हो गई। यहाँ पे ना तो रूल्स रेगुलेशंस की बात है कि अब ऐसा नहीं था, आप रूल नहीं जान रहे थे। अगर रूल नहीं जान रहे थे इसलिए एरर होगी तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि बाकी एरर्स को छांटना होगा कि कोई एरर प्रिंसिपल की एरर तो नहीं है, कंपनसेशन की एरर तो नहीं है, मतलब एरर इस टाइप की तो नहीं है कि एक एरर ने दूसरी एरर को न्यूट्रलाइज कर दिया है तो वो कंपनसेटिंग एरर हो जाएगी। एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं है, ओमिशन होता है कि कुछ छूट गया, रिकॉर्ड करने से ही छूट गया, चाहे पार्सल छूट गया चाहे कंप्लीट छूट गया, तो वो ओमिशन की एरर होती है। इसके अलावा जितनी भी एरर होंगी वो कमीशन की ही एरर होती हैं। इवन जो ओरिजिनल एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये भी एरर कमीशन की ही एरर होती है, एरर कमिट हो गई। लेकिन जब हमें ऐसे एरर पहचान करनी हो तो जो स्पेसिफिक केस है पहले उनकी पहचान कर ली जाती है कि ये तो नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है, कंपनसेशन की एरर तो नहीं है, ओरिजिनल एंट्री की एरर तो नहीं है, ओमिशन की एरर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेल ऑफ ₹25,000 टू ए वाज एंटर्ड एज ए सेल टू बी। अब एक सेल 25,000 रुपए की ए को की गई लेकिन वो एंटर कर दी सेल टू बी मान करके। हमने सामान ए को बेचा लेकिन हमने लिख दिया बी को बेचा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस तरह की एरर है। अब ये एरर ऑफ ओमिशन ऑप्शंस हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ कमीशन। ये किस टाइप की एरर है, तो इसको एरर ऑफ कंपनसेशन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे दो एरर अकर नहीं हुई है, एक ही गलती हुई है हमसे। एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं है लिखने से। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई सैद्धांतिक त्रुटि नहीं नजर आ रही है। इसलिए ये एरर ऑफ कमीशन है, हमसे एरर कमिट हो गई है कि बी का ए का नाम लिखना था, गलती से बी का नाम लिख दिया, बाकी हमने सेल को सेल ही लिखा। तो इस तरीके से ये एरर ऑफ कमीशन इसका सही जवाब होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ ओमिटिंग और लीविंग समथिंग आउट व्हाइल रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग ट्रांजैक्शन। जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं लेजर में, उस टाइम पे कुछ छूट जाना, छोड़ देना किसी चीज को, वो एरर ऑफ ओमिशन कही जाती है। बाकी एरर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल स्टैंड्स ट्रू व्हाइल प्रेपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें पूछा गया है कि जब शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, तो कौन सा रूल, नीचे दिए गए रूल्स में से कौन सा रूल स्टैंड्स ट्रू, सही रहता है, मतलब कौन सा रूल वहां पे पालन होता है, किस रूल का। ऑप्शन है ए, एन इंक्रीज करंट एसेट इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट का इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज कर देता है। एन इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल।
करंट एसेट का इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करता है। इन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करता है। इन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है, ऑप्शन ए एंड सी या ए बी डी या बी सी डी या ए और डी। अब इनमें से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा रूल सही है वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल ऑफ चेंजेज के बारे में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 ए एंड सी। इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पूंजी जो कार्यशील रहती है, ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए उपलब्ध रहती है हमारे पास। अब हमारे पास ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए उपलब्ध रहती है वो एसेट के माध्यम से, करंट एसेट के माध्यम से हमारे पास रहती है, जिनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब हमारी वर्किंग कैपिटल होती है जिसके बेस पे हम काम करते हैं, डे टू डे की फंक्शनिंग को, ऑपरेशनल पेमेंट्स को करते हैं। तो ये जब हमारी करंट एसेट बढ़ेंगी तो नेचुरली हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। अब जो सेकंड है वो सही नहीं है, तो एक तो ऑप्शन ए सही है, दूसरा सी सही है। ये क्या कहता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, लेकिन करंट लायबिलिटीज का बढ़ना वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, तो ये भी सही है। क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल से होता है और उसका मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास जितनी करंट एसेट होती हैं, जैसे मान लो 2 लाख की करंट एसेट है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं कि ये करंट एसेट हमारे पास वर्किंग के लिए मौजूद रहती हैं हमेशा, इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सारी करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं। जो नेट कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, उसमें हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा करके देखते हैं। उसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो करंट एसेट 2 लाख की है हमारे पास, अब करंट लायबिलिटी हमारे पास 50,000 की है, तो 50,000 रुपये तो हमारे पास है, कभी भी कोई मांग सकता है क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। तो वास्तव में हमारे पास काम के लिए अवेलेबल जो कैपिटल है वो 2 लाख जो करंट एसेट है उनमें से 50,000 लायबिलिटी के घटा करके देखेंगे तो 1.5 लाख वाकई में वो फ्री अमाउंट है जिसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर 2 लाख की करंट एसेट है हमारे पास, किसी समय 50,000 की करंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब है 50,000 वाले कभी भी मांग सकते हैं। तो हमको उस पेमेंट फेल ना हो जाए इसलिए 50,000 तो रखने पड़ेंगे उसके लिए। अब अल्टीमेटली हमारे पास 1.5 लाख फ्री अमाउंट बच जाएगी जिसको हम अपने हिसाब से पेमेंट्स में कैसे भी यूज कर सकते हैं करंट असेट्स को। तो ये वाकई में वर्किंग कैपिटल रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ने से हमें और ज़्यादा करंट असेट रखनी पड़ेंगी रिजर्व और बाकी बचा फ्री रहेगा। जैसे करंट लायबिलिटी इसमें 50 से बढ़ करके मान लो 1 लाख हो जाए, तो अब हमें अगर ये 1 लाख हो जाएंगी तो अब हमें 2 लाख में से 1 लाख रखना पड़ेगा करंट लायबिलिटी के लिए, और 1 लाख ही हमारे पास फ्री अमाउंट रहेगी और 1 लाख को ही हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। वर्किंग कैपिटल का जो नेट कॉन्सेप्ट है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये दरअसल शेड्यूल बनाया जाता है, इसको स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज भी बोल देते हैं। ये स्टेटमेंट या शेड्यूल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेज हुए हैं, उनको जानने के लिए किस किस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग शेड्यूल, जब शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, उसके ये रूल्स हैं। इंक्रीज इन करंट असेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट असेट इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है और करंट असेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और करंट लायबिलिटीज के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड कंपोनेंट इन कंपनसेशन पैकेजेस। दिए गए जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट फिक्स्ड कंपोनेंट है कंपनसेशन पैकेज का। कंपनसेशन पैकेज होता क्या है, कंपनसेशन पैकेज बोलते हैं एम्प्लॉय को जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा, कोई बोनस है, कोई उनको किसी भी प्रकार का एंटाइटलमेंट है, कोई अलाउंस मिल रहा है, तो ये सब जो मिलते हैं ये सब कंपनसेशन पैकेज का हिस्सा रहते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फिक्स्ड कंपोनेंट है। ऑप्शन है बेस सैलरी,
गेन शेयरिंग, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन और प्रॉफिट शेयरिंग। इनमें से बेस सैलरी ऐसा एक कंपोनेंट है जो फिक्स्ड कंपोनेंट है। फिक्स्ड कंपोनेंट का मतलब ये ऐसा कंपोनेंट है जो एक बार तय कर दिया जाता है, तो हर महीने, या अगर सैलरी है तो हर महीने मिलेगा, वेजेस है तो ये पर डे भी हो सकती है। वो फिक्स्ड रहता है कि आपको पर डे देना है 500 तो 500 पर डे मिलेगा, या आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा, तो सैलरी पर मंथ आपको 50,000 मिलेगी, फिक्स्ड कंपोनेंट है। और बाकी जैसे कि गेन शेयरिंग, गेन शेयरिंग, गेन यानी कि प्रॉफिट जितना होगा उसमें से आपको शेयर कर दिया जाएगा कुछ ऐसा, मतलब एम्प्लॉयज़ को ये बता दिया जाता है कि कंपनसेशन पैकेज इस तरीके से है कि संस्था को जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से 10% आपके साथ डिवाइड कर दिया जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये गेन शेयरिंग है, ये डिपेंड करता है गेन पे। इसी को प्रॉफिट शेयरिंग भी बोलते हैं। प्रॉफिट या गेन होगा तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, तो ये फिक्स्ड नहीं होता, ये घट बढ़ सकता है। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, ये भी कोई फिक्स्ड नहीं रहता है। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन होता है कि ये एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इक्विटी शेयर मिल सकते हैं कुछ कम पैसे में। तो ये इसको इक्विटी स्टॉक ऑप्शन इसलिए कहते हैं, स्टॉक का मतलब शेयर से रहता है यहाँ पे, कि आपको शेयर्स का एक ऑप्शन मिलता है, एम्प्लॉय चाहे तो खरीद सकते हैं चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, कंपनी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि आपको स्टॉक मिल सकते हैं सस्ते रेट में, मार्केट में जितने में बिक रहा है उससे सस्ते मिल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, वो उसको खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। कंपनसेशन पैकेज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी डिस्कस किया था। इसमें बेस सैलरी, कमीशन, ओवर टाइम पे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, मेरिट पे, ये सब ऑप्शन शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। अहमद इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। अहमद इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करने हैं उनको अपनी संस्था के लिए। ही नीड्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, वो पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड ही यूज, तो अगर उनको अपने जो पर्सन हैं जिनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूज का पर्सनैलिटी जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस टाइप का वो मेथड यूज करेंगे। ऑप्शन है डेप्थ इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, साइकोलॉजिकल टेस्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। डेप्थ इंटरव्यू कहते हैं उस इंटरव्यू को जिसमें हम गहराई से इंटरव्यू लेते हैं और एक एम्प्लॉय की जानना चाहते हैं उसके बारे में, उसका मोटिवेशन, उसके बिलीव्स, एटीट्यूड्स और उसके फीलिंग्स क्या हैं एप्लीकेंट के, इस एक सब्जेक्ट के बारे में, मतलब ये दरअसल जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। रेफरेंस चेक इज यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स। अब रेफरेंस चेक है, ये भी एक मेथड होता है, ये यूज इसलिए किया जाता है कि एक हम उसकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, उसका पिछला जो एक्सपीरियंस जगह जगह का है उसके बारे में हम ऑथेंटिसिटी जानना चाह रहे होते हैं। और इसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आप 2 या 3 कुछ नाम सुझाओ हमें, या अपने पिछले एम्प्लॉयर का नाम दो, या उन लोगों के नाम दो जो आपके परिवार से नहीं है लेकिन आपको जानते हो। तो उनसे संस्था बाद में किसी भी समय उनसे पूछताछ कर सकती है एम्प्लॉय के बारे में। इससे संस्था ये संतुष्ट हो जाती है कि उसका जो व्यवहार है उस व्यक्ति का कैसा रहा है, उसकी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, उसके कैरेक्टर, सब चीज़ के बारे में इससे पता चलता है रेफरेंस चेक से। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है फिजिकल फिटनेस देखने के लिए, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस को जांचने के लिए भी फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका मकसद भी विभिन्न तरीके की जांच होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हम एक एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड उसकी स्किल्स, उसका इंटेलिजेंस, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड और उसकी पर्सनैलिटी आदि के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर से एक एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्वेश्चन आया। देखिए 3 क्वेश्चन हमें लगातार मिल चुके हैं एक ही पेपर में, पीजीटी कॉमर्स के में, एरर्स से। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, इसकी क्लैरिटी आपको 2-3 मार्क्स जो है श्योर दिला देगी। ऑप्शंस हैं, अभी इसमें डिस्कस किया ही था, आपको पहचान करनी है इस बार अच्छे से कि एरर ऑफ प्रिंसिपल की पहचान करनी है। परचेज ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, कोई परचेज की ट्रांजैक्शन थी, सामान खरीदा लेकिन वो परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दिया। कैश सेल ऑफ ₹300 रोंगली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, कैश सेल की
300 रुपये की, गलती से वो सेल्स बुक में एंटर कर दी। तो देखिए सेल्स बुक में आपको जानकारी होगी ही, सेल्स बुक में हम केवल क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इनसे गलती हुई, कैश सेल थी 300 की, गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी। डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, इन्होंने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट को फर्नीचर अकाउंट की बजाय, मतलब इनको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था। इसका मतलब इन्होंने फर्नीचर इनके पास बढ़ा, क्योंकि कोई भी एसेट डेबिट होती है तब जब वो बढ़ती है। तो या तो फर्नीचर बनाया इन्होंने या फर्नीचर खरीदा इन्होंने, तो फर्नीचर बढ़ा इनके पास, फर्नीचर डेबिट होना था, गलती से इन्होंने रिपेयर को डेबिट कर दिया। इसका मतलब इन्होंने कोई मेजर रिपेयर कराई होगी फर्नीचर की, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। जब मेजर रिपेयर कराते हैं तब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है और उसको भी कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है, यानी कि एसेट बढ़ी हुई माना जाता है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर दिया। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेल ऑफ ₹200 एंटर्ड इन द बुक एज ₹2000। 200 रुपये की एक सेल थी और गलती से वो बुक में एंटर कर दी 2000 रुपये की। तो इनमें से पहचान करनी है आपको इस बार के एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी है। तो नेचुरली एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि इसमें फिर से उन्होंने ये गलती की है कि जो फर्नीचर अकाउंट था उसकी जगह रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब एक कैपिटल एक्सपेंस था उसकी जगह इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ये एक प्रिंसिपल की एरर है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन था और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसको अभी हमने डिस्कस किया ही है कि जितने भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट कैन बी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो ऑप्शन दिए उनमें से यही एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। इफ द रिपेयर इज ए मेजर रिपेयर एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने से डेबिट होगा, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंस है, जबकि हमने रेवेन्यू मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर फॉर ₹90,000। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फर्नीचर है 90,000 रुपये का, कैश ₹1,00,000, उनके पास कैश है 1,00,000 रुपये का, डेटर्स 10,000 के हैं और अदर एसेट है 1,000 की, मतलब कुल मिलाकर के ये इनके पास एसेट हैं इस संस्था के पास। एन ओनर्स इक्विटी इज ₹90,000 और ओनर्स इक्विटी 90,000 रुपये है। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी क्या होगी। देखिए एसेट्स को हम टोटल इक्विटी बोल देते हैं, ओनर्स इक्विटी हम बोल देते हैं कैपिटल को, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोल देते हैं, एसेट को टोटल इक्विटी बोल देते हैं, और जो लायबिलिटीज होती हैं उनको क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट बराबर होता है हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है पहला 2,90,000, दूसरा है 2,91,000, तीसरा है 2,01,000 एंड चौथा है 1,11,000। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, 1,11,000। सारी एसेट्स को जोड़ करके उनमें से आप कैपिटल घटा दोगे ओनर्स इक्विटी, तो लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इसके माध्यम से। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, एसेट को टोटल इक्विटी बोलते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इसको हम, ये ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन है, इससे हम डेराइव कर सकते हैं बाकी इक्वेशंस। तो ये डेराइव्ड इक्वेशन बन जाएगी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। यहाँ पे लायबिलिटी निकाल सकते हैं एसेट्स सब टोटल करके, इनमें से कैपिटल माइनस कर देंगे तो 1,11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनमें से कौन सा एग्जांपल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल है। ऑप्शंस हैं मॉर्टगेज, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और अकाउंट्स पेबल। इनमें से जो ऑप्शंस हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 मॉर्टगेज। मॉर्टगेज दरअसल एक टर्म है जो यूज की जाती है जब हम अपनी कोई फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी के रूप में रख करके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो हम उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। मॉर्टगेज ज़्यादातर मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए मकान संपत्ति पे लिया गया ऋण होता है। ये बाई नेचर ये लंबी अवधि का होता है हमेशा, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल है। बाकी जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, अकाउंट्स पेबल हैं, ये सब शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं और ये करंट लायबिलिटी रहते हैं। नेक्स्ट है अजय इज ए प्रोग्रामर। ये मॉर्टगेज का यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, पढ़ सकते हैं।
मॉर्टगेज यूजुअली एक लोन होता है जो सैंक्शन किया जाता है एक इमूवेबल एसेट के लिए, ज़्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, मकान, दुकान के लिया गया ऋण होता है। इस ऋण के बदले में, इस लोन के बदले में हमारे मकान या संपत्ति एक तरह से गिरवी रखी रहती है तब तक उस बैंक के पास, जब तक हम वो लोन क्लियर नहीं कर देते हैं। अजय एज ए प्रोग्रामर, अजय एक प्रोग्रामर है फॉर एजुकेशनल सॉल्यूशंस कंपनी, एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी के लिए, वर्किंग फॉर पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से काम कर रहा है वो, एंड हैज़ परफॉर्म्ड वेल, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है इन 5 सालों में। बट सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, हिज बिहेवियर इंक्लूड फॉलोइंग इश्यूज, उसके बिहेवियर में कुछ इस तरह के इश्यूज दिखाई दे रहे थे। पहला था ही रिएक्टेड बैडली इन द मीटिंग व्हेन अ न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू हिम, जब उसको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही थी तो उसने काफ़ी गलत तरीके से रिएक्ट किया, बैडली रिएक्ट किया, मतलब वो लेना नहीं चाह रहा था। ही ऑफन कम्स लेट टू ऑफिस, वो प्राय ऑफिस लेट आने लगा है। ही इज फॉरवर्डिंग हिज रेज्यूमे टू रिक्रूटर्स, वो रिक्रूटर्स को अपना रिज्यूमे सेंड कर रहा है। ही ऑफन कंप्लेन्स अबाउट द वर्किंग कंडीशंस, और वो संस्था की जो वर्किंग कंडीशंस है उनके बारे में प्राय शिकायत करता रहता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? दरअसल ये जो क्वेश्चन है, आजकल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है वो कई सारे सब्जेक्ट से मिला है, तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन ओबी में ये पढ़ा जाता है। आपको पहचान करनी है कि कौन सा सिम्टम है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन 1 है ही इज हाईली मोटिवेटेड, वो काफ़ी मोटिवेटेड है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी तो नहीं लग रहा इन चीज़ों से। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो जॉब के साथ सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा हो सकता है। ही इज़ अंडर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में है। अब ऐसा भी हो सकता है। ही वांट्स प्रमोशन, वो प्रमोशन चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अब हमें छांटना पड़ेगा इनमें से कि ज़्यादा सही कौन सा जवाब है। जैसे वो स्ट्रेस में है, तो चलो वो जवाब तो बैडली दे सकता है, लेकिन जब स्ट्रेस में रहेगा तो वो बाहर रिज्यूमे रिक्रूटर्स को शायद नहीं भेजेगा। कोई आदमी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो दूसरे उसके सिम्टम इसके अलावा कुछ और ज़्यादा दिखते हैं। इसके अलावा ही वांट प्रमोशन, वो प्रमोशन चाहता है। अगर वो प्रमोशन चाहता है तो ये ऐसा नहीं करता कि जब उसको जिम्मेदारी मिल रही थी तो वो बैडली रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि बैडली रिएक्ट करेगा तो उसको प्रमोशन कैसे मिलेगी। प्रमोशन तब मिलती है जब नई रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए कोई पर्सन तैयार रहता है। तो कुल मिलाकर के एक ऑप्शन इसमें रह जाता है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए ये सब काम उससे हो रहे हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अपने सुझाव सजेशंस भी दे सकते हैं। ये सीरीज वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स डिस्कस होते हैं वो क्वेश्चन के साथ हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करते हैं, साथ ही साथ वो याद भी हमें हो जाते हैं। अगर इस तरह आप देखते रहे तो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियोस देखते रहें। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।